हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 बायोलॉजी, क्लास 11 बायोलॉजी विषय जीव विज्ञान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग 11वीं क्लास की बायोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे। ये पहली क्लास है जिसमें हम 11वीं क्लास की क्लासें हैं वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि बीआरएम स्कूल द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासें हैं वो चल रही है, तो आप लोग भी इन ऑनलाइन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। इसमें सभी सब्जेक्ट हैं, उनकी क्लासें हैं वो ऑनलाइन हमेशा चल रही है। सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को बधाई दूंगा जो 10वीं क्लास पास करके 11वीं क्लास में आए हैं, और उन स्टूडेंट का स्वागत करूंगा जो मेरी क्लास से 11वीं क्लास के अंदर जिन्होंने प्रवेश लिया है। तो उन सभी का स्वागत। और आप लोगों ने 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अपने घर वालों का नाम रोशन किया है, स्कूल का या जो आपको टीचर पढ़ाते थे उन सब का आप लोगों ने नाम रोशन किया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतने अच्छे अंक है वो प्राप्त किए हैं। आज हम लोग 11वीं क्लास की बायोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बार एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है। मतलब जो पिछली बार सिलेबस था 11वीं क्लास में वो चेंज हो गया है, और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि पहले जो सिलेबस था, पिछले साल जो सिलेबस था वो बहुत बड़ा था। अगर मान लो हम बुक के बारे में बात करें तो जो पिछली बार बुक थी उस बुक के अंदर टोटल 45 चैप्टर थे। अपनी 11वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास के अंदर 45 चैप्टर थे। पिछली बुक थी उसके अंदर बायोलॉजी की बुक में। अब जो नई बुक आई है उस बुक के अंदर केवल 22 चैप्टर हैं, मतलब आधे से ही कम चैप्टर हो गए हैं इस बार। तो इस बार जो नई बुक आई है उसके अंदर केवल 22 चैप्टर हैं। और यदि मैं ये कहूँ कि पहले जो सिलेबस था उससे बहुत छोटा सिलेबस हो गया है। अभी 11वीं क्लास में आप लोगों ने साइंस बायो सब्जेक्ट चुना है, तो आप लोगों के बायोलॉजी भी होगा, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, और अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी है वो भी शामिल होगा। अभी तक आप लोगों ने 10 साल जितनी पढ़ाई की है, और अब आप 11वीं क्लास के अंदर जब आप लोगों ने ये प्रवेश ले लिया है साइंस में, तो आप लोगों की एक ही नई पढ़ाई है वो प्रारंभ होगी। या फिर मैं ये कहूँ कि जिस प्रकार से आपने स्टार्ट किया था, पहली क्लास से स्टार्ट किया था, उसी प्रकार अब आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा 11वीं क्लास में। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके सब्जेक्ट सभी थे 10वीं क्लास तक। अब आपके कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे और उन कुछ सब्जेक्ट को जीरो से आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई की वो अलग तरीके से की, अब आप लोगों को पढ़ाई वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, या अपनी जो पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप लोगों ने हार्ड सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट चुना है तो आप लोगों को पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। अब हम अपना जो आज का चैप्टर है, टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर है वही स्टार्ट करेंगे। इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हम लोग नियमित हमेशा एक एक क्लास पूरे कंप्लीट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो आप लोग इन ऑनलाइन क्लासों से जुड़िए। यदि आप लोग पहले से इन क्लासों से जुड़े हुए हो तो अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको भी इनके बारे में बताइए कि बीआरएम स्कूल के द्वारा जो ऐप है उसके अंदर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं
इन सब की क्लासें हैं वो नियमित रूप से लग रही है। इसलिए आप बीआरएम स्कूल के कार्यालय में आकर एक बार संपर्क करें और उसके ऐप के बारे में कंप्लीट जानकारी है वो ले लें कि किस प्रकार से उसको डाउनलोड करना है और किस प्रकार से उसके अंदर क्लासें है वो हमें दिखाई देगी। तो ये पूरी जानकारी आप बीआरएम स्कूल में आकर ले सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने अध्याय हैं पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत देखो, बायोलॉजी के अंदर भी इस बार जो आप लोगों के 11वीं क्लास के अंदर जो बायोलॉजी आई है उसमें भी 0 से स्टार्ट किया गया है। ये नहीं कि सबसे पहले आप लोगों को हार्ड चैप्टर दे दिया, इस प्रकार से नहीं है। पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत इजी चैप्टर दिए हैं जिससे आप लोग कंप्लीट समझ सको। यदि मान लो कि पहले से ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो आप लोगों के समझ में नहीं आ पाता है। इसीलिए इसके अंदर क्या दिया है कि पहले इजी है, उसके पश्चात, या मैं ये कहूँ कि क्रम से दिया हुआ है कि एक क्रम के अनुसार कंप्लीट चैप्टर है उनको बताया गया है। तो इस क्रम के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीव जगत। अब देखो, जीव और जगत, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो जीव होते क्या हैं। पहले तो हम क्या पढ़ेंगे कि जीव होते क्या हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं या सजीव पाए जाते हैं तो उनके मध्य या उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो ये सब मतलब नामकरण, वर्गीकरण, ये कंप्लीट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जो अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। अब देखो, हम सबसे पहले बात करें कि जैसे कंप्लीट पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, उसके ऊपर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, या हम ये कहें कि अनेक सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं? अनेक सजीव पाए जाते हैं। अब जो सजीव पाए जाते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता जानते हो क्या होता है? विभिन्नता, विभिन्नता एक होता है समानता। देखो, समानता और विभिन्नता मतलब एक जीव है, मान लो 2 जीव है, दोनों जीव एक जैसे हैं तो वो तो क्या हो गई? उनकी समानता हो गई। और यदि दोनों जीव अलग अलग हैं, चाहे वो शारीरिक आकृति के अनुसार हो या किसी भी प्रकार से हो, यदि दोनों अलग अलग हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? विभिन्नता बोलेंगे। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव या जितनी भी जीवों की जातियां पाई जाती हैं उन सब के अंदर क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। और इस विभिन्नता के कारण ही क्या बोला जाता है? जैव विविधता। देखो, एक परिभाषा बनती है जैव विविधता। यदि आपको यह पूछा जाता है कि जैव विविधता किसे बोलते हैं, एक परिभाषा बनती है जैव विविधता कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जैव विविधता क्या होता है कि पृथ्वी पर अनेक जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है या उन जीवों की जातियों में आपस में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधताएं बोलते हैं। और उनके अंदर जो समानता पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीवों की समानता बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के अंदर विभिन्नता भी पाई जाती है और समानता भी पाई जाती है। तो सबसे पहले देखो, हम इस विभिन्नता और समानता से पहले सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सजीव के बारे में। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। सबको पता है कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, लेकिन अभी तक हमें कुछ पॉइंट ही पता है। यदि आपको ये बोले कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए तो आप 2 अंतर, 3 अंतर, 4 अंतर, 5 अंतर तक बता दोगे। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जितने भी अंतर पाए जाते हैं कंप्लीट अंतर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सजीव है, उनके लक्षण। सजीव है, उनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं? तो सजीव के लक्षण मतलब यदि हम ये कहें कि सजीव होते हैं और निर्जीव हैं, उन दोनों में अंतर क्या है, तो सीधा सा अनेक आप अंतर बता सकते हो। वर्दी करते हैं, गति करते हैं, श्वास लेते हैं,
भोजन करते हैं, इस प्रकार के अंतर बता सकते हो। लेकिन अब क्या अपने को क्या करना है, एक ही तरीके से अपने को कंप्लीट करना है। आप लोग जो आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में बताया जा रहा है उनके आप लोग नियमित रूप से नोट्स बनाए। कैसे? जैसे आज हमने स्टार्ट किया है, मान लो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है जीव जगत। ठीक है, तो जीव जगत है, उसके देखो सबसे पहले सामान्य परिचय जो मैंने बताया है कि पृथ्वी पर अनेक जीव पाए जाते हैं और उन जीवों की अनेक जातियां पाई जाती है और उन जातियों के मध्य अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है जिसे हम जैव विविधता बोलते हैं। तो ये तो सामान्य परिचय हुआ। उसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, मतलब जो भी सजीव पाए जाते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। तो उन लक्षणों में देखो सजीवों के अनेक लक्षण होते हैं, या इसमें हम ये लिख सकते हैं कि सजीवों के निम्न लक्षण होते हैं। ठीक है, अनेक लक्षणों में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृद्धि। वृद्धि देखो सजीव होते हैं, उसका प्रमुख लक्षण होता है वृद्धि। अब सजीव के अंदर कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? जीव जंतु भी पाए होते हैं सजीव में, और पेड़ पौधे भी होते हैं। देखो ये दोनों होते हैं, सजीव के अंदर जीव जंतु भी होंगे और सजीव के अंदर पेड़ पौधे भी होंगे, दोनों पाए जाते हैं। अब क्या होगा कि वृद्धि है, वृद्धि दोनों के अंदर होती है। कोई भी जीव है उसके अंदर भी वृद्धि पाई जाती है, चाहे मनुष्य मान लो या कोई दूसरा जीव जंतु मान लो, तो उसके अंदर भी क्या पाई जाती है? वृद्धि पाई जाती है। और जैसे मान लो कि पेड़ पौधे हैं तो उसके अंदर भी क्या पाई जाती है? वृद्धि पाई जाती है। किस प्रकार से? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है? धीरे धीरे वृद्धि करके बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार एक पेड़ होता है, वो भी क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे वृद्धि करके क्या होता है? बड़ा होता है। तो सजीव होते ही उसके अंदर क्या पाई जाती है? वृद्धि पाई जाती है, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो। सजीवों के अंदर वृद्धि किससे होती है? आपने पढ़ा होगा कोशिका। कोशिका क्या होता है? कोशिका किसे बोलते हैं? कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। और एक होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब मान लो कि ये कोई कोशिका है और ये क्या बनती है? दो भागों में बंट जाती है यहाँ से, तो ये क्या हो गई? विभाजित हो गई। ठीक है, ये दो भाग चार भागों में बढ़ जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कोशिका का अलग अलग भागों में बंटना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। इसके अंदर देखो कोशिका विभाजन में क्या होता है? एक नई कोशिका बनती है। कोशिका विभाजन में किसका निर्माण होता है? एक नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में किसका निर्माण होता है? एक नई कोशिका। यदि आपको यह पूछा जाए कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो आपको जवाब यह देना है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब वृद्धि किसके कारण होती है? कोशिका विभाजन के कारण होती है। कोई भी जीव है, कोई भी सजीव है, उसके अंदर वृद्धि किसके कारण से होती है? कोशिका विभाजन के कारण। कैसे? जैसे मान लो कि मनुष्य है, छोटा होता है, उसके अंदर कम कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है? उसके शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट हो गया अपने कंप्लीट, सजीवों के लक्षण में वृद्धि। अब इसके अंदर अपने को जैसे नोट्स बनाना है, तो नोट्स के रूप में इसमें अपने को क्या लिखना है कि सजीव हैं या जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर वृद्धि पाई जाती है, तथा पेड़ पौधों के अंदर भी वृद्धि पाई जाती है। एक छोटा जीव होता है, वो वृद्धि करके बड़ा हो जाता है। एक छोटा शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, वो वृद्धि करके बड़ा मनुष्य बन जाता है। इसी प्रकार एक छोटा पौधा होता है, वो वृद्धि करके बड़ा पेड़ बन जाता है। और वृद्धि की प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है? कोशिका विभाजन के कारण। मतलब कोशिका विभाजन के कारण ही क्या होती है? वृद्धि होती है। और सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, तो सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है? वृद्धि होता है। तो ये तो हो गया एक नंबर पॉइंट, समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पॉइंट हम पढ़ते हैं प्रजनन। प्रजनन, ठीक है। अब देखो प्रजनन क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जनन क्या होता है। जनन, कोई भी जीव है अपने समान यदि एक नए जीव का निर्माण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी जीव है
अपने समान एक नए जीव का निर्माण करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। तो देखो जनन है वो जीवों के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम ये बोलें कि जनन है, पृथ्वी पर जिस जीव ने जन्म लिया है उसके अंदर जनन की क्षमता होगी। जनन की क्षमता का मतलब अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होगी। यदि मान लो कि कोई जाति है उसके अंदर जनन की क्षमता नहीं है तो क्या होगा कि एक निश्चित समय के पश्चात वो जाति पूरी खत्म हो जाएगी। इस सृष्टि से वो जाति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, या हम ये कहें कि वो जाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है? जनन की क्षमता पाई जाती है। अब जनन की क्षमता अलग अलग प्रकार से हो सकती है। पेड़ पौधों में भी जनन की क्षमता पाई जाती है। तो जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें जनन की क्षमता एक तो होती है अलैंगिक प्रकार की, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है। एक होता है लैंगिक प्रकार की और एक होता है कायिक जनन। मतलब कहने का मतलब पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनके अंदर जनन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात अपने समान एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। हो सकता है कि ये जनन की क्षमता है वो अलग अलग प्रकार से हो, जैसे हो सकता है अलैंगिक प्रकार से हो या लैंगिक प्रकार से हो या कायिक प्रकार से हो। ठीक है, ये हो सकता है कि ये अलग अलग प्रकार से हो, लेकिन पृथ्वी पर जो भी जीव पाया जाएगा उसके अंदर क्या पाई जाती है? जनन की क्षमता पाई जाती है। अब देखो, यदि आप ये पूछो कि अलैंगिक जनन क्या होता है या लैंगिक या कायिक जनन क्या होता है, तो इनके बारे में आगे जो अपने चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम विस्तार से पढ़ेंगे। यदि मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं कि अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, तो जैसे नर एवं मादा होते हैं, ठीक है, दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। जब दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं लैंगिक जनन, और दोनों में से यदि कोई एक जनन की क्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। और कायिक जनन क्या होता है कि ये पेड़ पौधों में जैसे कोई कायिक अंग है, जड़, तना, पत्ती, ठीक है, इनमें से यदि कोई जनन की क्रिया में भाग लेता है या इनसे एक नया पादप तैयार हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। तो देखो, दूसरा अपना टॉपिक क्या था? प्रजनन। तो प्रजनन के अंदर अपने को किस प्रकार से लिखना है समझ में आ गया होगा कि प्रजनन में होता क्या है कि पृथ्वी, जैसे नोट्स के रूप में आप लिख रहे हो तो किस प्रकार से लिखना है कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनके अंदर जनन की क्षमता पाई जाती है, या जितनी भी जातियां पाई जाती है उनमें जनन की क्षमता पाई जाती है। यदि मान लो किसी जाति में जनन की क्षमता नहीं होगी तो वो जाति है कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएगी। इसलिए जितने भी जीव और जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब के अंदर जनन की क्षमता पाई जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि जनन की क्रिया है वो अलग अलग प्रकार से हो, जैसे अलैंगिक, लैंगिक या कायिक प्रकार से। तो अलग अलग प्रकार से हो सकती है, परंतु जनन की क्षमता सबके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर 3, गति। सजीवों का तीसरा लक्षण होता है गति। जैसे मान लो कि हम अपना उदाहरण लें, मनुष्य क्या है? सजीव है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। कोई भी जीव है वो क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, तो वो क्या हो गई? उसकी गति हो गई। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके अंदर गति पाई जाती है। मतलब सजीवों का ये भी क्या है? एक लक्षण है कि निर्जीव होगा वो क्या करेगा? नहीं करेगा। तो देखो, निर्जीव में वृद्धि नहीं होगी, प्रजनन नहीं होगा, गति नहीं होगी, ये सब क्रियाएं निर्जीव के अंदर नहीं होती है। परंतु सजीव है उसके अंदर क्या होगा? गति होगी। ठीक है, तो सजीव क्या करेगा? गति करेगा। जीव जंतु जितने भी पाए जाते हैं वो सब क्या करते हैं? गति करते हैं। परंतु यदि आप मान लो ये पूछ लो कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो क्या पेड़ पौधे गति करते हैं? पेड़, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ। क्या एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है तो वो यहाँ से वहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आप क्या बोलोगे? पेड़ पौधे गति करते हैं या नहीं करते हैं? पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, लेकिन एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये पेड़, इसकी ये शाखाएं हैं, तो ये शाखाएं गति कर सकती है। वृद्धि तो जैसे ऊपर जाएगी वृद्धि करेगी, लेकिन यदि मान लो कि सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये शाखाएं किस तरफ गति करेगी? इस तरफ। वृद्धि इस तरफ करेगी, मतलब ये इस तरफ गति करेगी। इसका आप एक उदाहरण मान सकते हो। कैसे? जैसे मान लो कि एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे में एक खिड़की लगी हुई है, पूरा कमरा बंद है, केवल प्रकाश उस खिड़की से आ रहा है,
तो आप एक गमले के अंदर एक पौधा वहां पे लगा देते हो, उस खिड़की के पास में रख देते हो। सूर्य का प्रकाश उधर से आ रहा है तो उससे पौधे की शाखाएं हैं वो उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करेगी या बाहर निकल जाएगी, तो वो क्या होगी, उसकी गति होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं, उन सब के अंदर किस प्रकार की क्रिया होती है, गति की क्रिया होती है। और निर्जीव होते हैं उसके अंदर क्या होती है, गति की क्रिया नहीं होती है। अब देखो आगे 4 नंबर, पोषण। पोषण किसको बोलते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोषण। तो कोई भी सजीव होगा, यदि वो जीवित रहना है, इस सजीव को मान लो जीवित रहना है, इस सजीव को क्या करना है, जीवित रहना है। तो इस सजीव को जीवित रहना है तो किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि इसको ऊर्जा मिलेगी तब तो ये क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और यदि मान लो इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है, ठीक है, यदि मान लो इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है तो ये क्या, ये जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता। जब इसको ऊर्जा मिलती रहेगी तब तो क्या होगा, ये जीवित रहेगा। और यदि इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है तो वो जीवित नहीं रहेगा। तो कोई भी सजीव है उसको जीवित रहने के लिए या अपनी दैनिक दिनचर्या है उसको बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा कहां से आएगी, जब हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे। जब हम क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगी, ये ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, जब हम भोजन करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं वो किसकी, कौन सी क्रिया करते हैं, पोषण की क्रिया। हो सकता है पोषण की क्रिया अलग अलग प्रकार से करते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि कुछ सजीव है वो क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी या परपोषी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पोषण की क्रिया करने का तरीका या भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग अलग प्रकार से हो सकता है। सजीवों का भोजन ग्रहण करने का तरीका है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं सब कौन सी क्रिया करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं। तो इसके अंदर अपने को कैसे लिखना है कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं अपने दैनिक दिनचर्या के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा जब वो भोजन ग्रहण करेगा तभी उसको प्राप्त होगी। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो सजीव पाए जाते हैं या जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भोजन ग्रहण करने का तरीका है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे कुछ स्वपोषी भी हो सकते हैं, कुछ क्या होते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन सब क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। अगला हम 5 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, उत्तेजनशीलता। देखो, उत्तेजनशीलता किसको बोलेंगे हम, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है, तो अपनी त्वचा को गर्म महसूस होगा। या हम ये उदाहरण दें कि एक अनैच्छिक क्रिया का मैं उदाहरण देता हूँ, कोई भी गर्म वस्तु है उसको यदि मैं छूता हूँ तो मैं अपना हाथ दूर हटा लेता हूँ, तो जो यहाँ पे पेशियाँ पाई जाती है उसमें क्या होती है, उत्तेजनता पाई जाती है। तो कोई भी सजीव होगा उसके अंदर क्या होगा, उत्तेजनशीलता। मतलब यदि आपके कोई पिटाई करेगा, यदि कोई आपके मारेगा तो आपके क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, इसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। कैसे, जैसे हम कई बार कोई भी पौधा है, पेड़ देखते हैं, पानी नहीं मिलता है तो वो सूखने लग जाता है, मुरझा जाता है। बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो वो सूखने लग जाता है या मुरझा जाता है। सुबह के समय, शाम के समय आप देखो कि वो खिला हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उन सभी सजीवों के अंदर क्या पाई जाती है, उत्तेजनशीलता की क्रिया पाई जाती है। अब देखो अगला 6 नंबर, कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, अभी मैंने बताया कोशिका क्या होती है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब कोशिकीय संरचना के कारण ही हमारा शरीर ऐसे बना हुआ है। कई क्या होता है कि कई व्यक्ति है या कई जीव है उनके शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां, जिसको हम लकवा भी बोल सकते हैं,
वो उत्पन्न हो जाता है, तो उनकी कोशिकीय संरचना है वो सही रूप से नहीं हो पाती है। तो प्रत्येक जीव में क्या होगा, कोशिकीय संरचना पाई जाएगी। मतलब प्रत्येक जीव का शारीरिक संगठन एक अलग अलग प्रकार का होगा। मतलब एक निश्चित होगा कि मनुष्य है तो मनुष्य इस प्रकार का ही बनेगा, कोई भी जानवर है तो वो उस प्रकार का ही बनेगा, अर्थात उसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिकीय संरचना पाई जाती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। अगर बरगद का पेड़ है तो वो उसी प्रकार से उसकी कोशिकाएं वृद्धि करेगी। एक छोटा पौधा है तो उसकी कोशिकाएं उसी प्रकार से वृद्धि करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनके अंदर कोशिकीय संरचना पाई जाती है, या हम ये कहें कि कोशिकीय संगठन होता है वो पाया जाता है। परंतु जितने भी निर्जीव है उसके अंदर इस प्रकार की संरचना, जो भी हम ये संरचना पढ़ रहे हैं वो संरचना नहीं पाई जाती है। 7 नंबर, आकार एवं आकृति। देखो, आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति की हम बात करें कि कोई भी सजीव है उसका निश्चित आकार होगा, कोई भी पेड़ होगा उसका निश्चित आकार होगा। एक पौधा होता है जो इतना ही वृद्धि करता है तो उसकी निश्चित है कि वो इतना ही वृद्धि करेगा। हो सकता है किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाए जिससे वो ज़्यादा या कम वृद्धि कर जाए। मनुष्य उसमें किसी प्रकार का रोग लग जाए तो वो ज़्यादा या कम वृद्धि कर जाए। लेकिन हम निश्चित माने कि एक पौधा है वो इतना वृद्धि करता है तो वो इतना ही वृद्धि करेगा। एक बड़ा पेड़ है तो वो लंबा जाएगा तो वो लंबा जाएगा। मनुष्य है तो मनुष्य 5 फुट 6 फुट तक जाएगा तो जाएगा। कुछ है वो ज़्यादा चले जाते हैं, तो उसके वो उदाहरण है या अपवाद हम माने तो वो कि आनुवांशिक भी हो सकते हैं या किसी विकृति के कारण भी हो सकते हैं। परंतु कोई भी सजीव है उसके अंदर क्या पाई जाती है, निश्चित आकार एवं आकृति। कोई भी सजीव है उसके अंदर क्या पाई जाती है, निश्चित आकार एवं आकृति उस सजीव की पाई जाती है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधा हो। 8 नंबर, विभिन्नताएं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि विभिन्नताएं। जैसे मान लो कि ये निर्जीव है, कोई पत्थर है, 2 पत्थर सेम हो गए, 3 5 10, एक पहाड़ के अंदर बहुत सारे पत्थर सेम है, लेकिन आपको सजीवों के अंदर विभिन्नताएं पाई जाएगी। आपको एक जाति है उसके अंदर भी जितने भी जीव पाए जाते हैं वो भी समान नहीं मिलेंगे आपको, वो भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। हम अपने घर के अंदर जितने सदस्य हैं उनका शरीर भी समान नहीं मिलेगा, अलग अलग प्रकार का मिलेगा। मतलब जितने भी सजीव पाए जाते हैं उसके अंदर किस प्रकार का लक्षण पाया जाता है, विभिन्नता का लक्षण पाया जाता है। मतलब उसका शरीर है वो अलग अलग प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है। और इस विभिन्नता के कारण ही संपूर्ण सृष्टि है वो बनी हुई है। यदि मान लो सब एक समान के जीव हो जाएंगे तो एक दूसरे पर, जैसे हम ये कहें कि प्रत्येक जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है, तो वो क्षमता क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। अगला है अनुकूलन। 9 नंबर है अनुकूलन। ये क्या है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुकूलन, कि अनुकूलन होता क्या है। यदि मान लो मैं ये बोलूं कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन, जैसे मान लो कि हम इस सेक्टर में रहते हैं, यहाँ पे धूप है वो निश्चित है, ठंड है वो निश्चित है। यदि मान लो हमें इस प्रकार के सेक्टर में छोड़ दिया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है या कोई ऐसा स्थान है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे हम अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, अनुकूल क्षमता। जैसे आप गांव की स्कूल के अंदर पढ़े हो, ठीक है, आप क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट थे, अभी आप लोग शहर की स्कूल में आए हो, उस बड़े हॉल के अंदर आप 100 जने बैठे हो, तो उस 10 से आप निकल के 100 के अंदर आए हो, तो आप अपने आप को उस प्रकार से ही रखोगे। आपने पहले क्लास के अंदर जो पढ़ाई का लेवल और अब जो लेवल आएगा, तो इस लेवल के अनुसार अपने आप को आप ढाल लोगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, अनुकूलन। जैसा वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो सजीव होते हैं उसके अंदर क्या पाई जाती है, अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। मतलब वो क्या करता है, अब उस वातावरण के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेता है या अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। निर्जीव है उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, अनुकूलन हो चाहे किसी भी प्रकार का कूलन हो, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो सजीवों के अंदर ये भी क्या पाया जाता है, एक प्रमुख लक्षण पाया जाता है, अर्थात
अनुकूलन का भी क्या होता है, एक प्रमुख लक्षण पाया जाता है। अंतिम, सबसे अंतिम है जिसको हम कहें जीवन चक्र या मृत्यु, मृत्यु जिसको जीवन चक्र भी बोल सकते हैं। जीवन चक्र मतलब प्रत्येक सजीव है उसके अंदर किस प्रकार की क्षमता पाई जाती है, जीवन चक्र। उसका जीवन चक्र चलता रहेगा, जैसे जन्म है, बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, अंत में क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये क्या होता है, एक निश्चित होता है। एक निर्जीव होता है, उसका जीवन चक्र नहीं होता है। हम ये कहें कि एक पत्थर है, वो कब मरेगा कब नहीं मरेगा तो उसका कोई पता नहीं, लेकिन एक जीव है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्थात जिस जीव ने जन्म लिया है इस सृष्टि पर, जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। हम ये कहें कि इस सृष्टि पर जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मतलब जितने भी सजीव पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, कोई पेड़ है तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है, मनुष्य है, कोई दूसरा जीव जंतु है, उसकी भी मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है। तो सजीवों के अंदर ये भी एक क्या होता है, प्रमुख लक्षण होता है कि कोई भी सजीव है, कोई भी जीव है जिसने जन्म लिया है तो उसकी क्या होगी, मृत्यु निश्चित होगी। तो ये कुछ थे सजीवों के लक्षण। आप लोगों के समझ में आए होंगे कि मैंने 10 लक्षण बताए आप लोगों को कि 10 लक्षण ये कि ये सजीवों के लक्षण होते हैं। ये क्रियाएं निर्जीव के अंदर नहीं होती है, केवल किसके अंदर होती है, सजीव के अंदर होती है। तो देखो एक बार दोबारा देखना कि सजीवों के 10 लक्षण हैं: वृद्धि, प्रजनन, गति, पोषण, उत्तेजनशीलता, कोशिकीय संरचना, आकार एवं आकृति, विभिन्नताएं, अनुकूलन और मृत्यु। अब देखो वृद्धि, जैसे एक जीव है वो बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है, एक पौधा होता है वो छोटे से बड़ा होता है, तो वो तो क्या होती है, वृद्धि। प्रजनन मतलब जन्म, जनन, कोई भी जीव है उसमें क्या होगी, जनन की क्षमता, मतलब वो अपनी संतान पैदा करेगा, संतान, वो अपनी संतान पैदा करेगा। तो सब में क्या पाया जाता है, प्रजनन पाया जाता है। गति, जैसे एक जीव यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो क्या होगी, उसकी गति होगी। पोषण मतलब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भी क्या होता है, हमारा लक्षण होता है, सजीवों का लक्षण होता है पोषण। उत्तेजनशीलता, जैसे अत्यधिक धूप हमें लग रही है, ठंड लग रही है, तो वो हमारे शरीर के अंदर जो उत्तेजनशीलता उत्पन्न होती है, तो ये क्या होता है कि एक सजीव का लक्षण होता है। कोशिकीय संरचना, कोशिकाएं किस प्रकार की पाई जाती है, तो जीव में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। आकार एवं आकृति मतलब एक निश्चित जीव का आकार होता है, कोई भी पेड़ पौधा है उसका भी एक आकार निश्चित होता है। विभिन्नताएं, जो अंतर पाया जाता है, एक प्रजाति है उसके अंदर अलग अलग जीव पाए जाते हैं, 2 जातियां हैं तो उसके जीवों में क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विभिन्नताएं बोलेंगे। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होगा कि हम किसी भी ऐसे नए सेक्टर में जाए जिसके अंदर क्या होगा, हम अपने शरीर को उस सेक्टर के अनुसार ढाल लेते हैं, तो वो क्या होती है, अनुकूल क्षमता या हमारे अनुकूलन कहलाता है। और मृत्यु या जन्म, जीवन चक्र, कोई भी सजीव है वो जन्म लेगा तो उसकी क्या होगी, मृत्यु निश्चित होगी। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तो ये भी क्या होता है, एक सजीव का प्रमुख लक्षण होता है। तो देखो इसके अंदर हमने सजीवों के प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ा। आगे के अपने जो टॉपिक आएंगे उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि नामकरण क्या होता है। सबसे पहले तो किसी भी जीव का नाम हम कैसे रखते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कोई भी जीव है उसको अलग अलग वर्गों में किस प्रकार से रखा जाता है। तो ये आगे की क्लासें जो चलती रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। आप लोग अब नियमित रूप से इन ऑनलाइन क्लासों से जुड़ जाइए। अभी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। ऑफलाइन स्कूल है वो कब खुलेंगे कोई निश्चित नहीं है, तो आप लोग ये सोच के घर पे बैठ के अपना टाइम है वो फालतू बर्बाद ना करें कि जब स्कूल खुलेंगे तब पढ़ेंगे। देखो अभी आप लोग जैसे 11वीं क्लास के अंदर आपने एडमिशन लिया है, आपका समय निकल रहा है, जुलाई अगस्त ख़त्म हो जाएगा, सितंबर में कब खुलती है या नहीं खुलती है उसका भी हम निश्चित नहीं कह सकते कि कब खुलेगी। तो ये आपका समय है वो बर्बाद हो रहा है। अगर आप इस समय में नहीं पढ़ोगे तो आपके सिलेबस अपने आप बड़ा हो जाएगा, हावी हो जाएगा। यदि 11वीं क्लास के अंदर आपने सिलेबस अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, किताबें हैं वो आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो,
अगर 11वीं क्लास में आप लोगों ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो 12वीं क्लास के अंदर आप लोगों को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जब कोई टॉपिक स्टार्ट से क्लियर होगा, शुरू से आप लोगों के बिल्कुल क्लियर होगा, तभी आगे का समझ में आएगा। यदि आपको स्टार्ट में कुछ नहीं आ रहा है, आपको यदि मान लो कोशिका की परिभाषा नहीं आ रही है, तो आप कोशिका विभाजन कभी नहीं समझ सकते। कोशिका विभाजन को समझने के लिए पहले किसकी परिभाषा आनी चाहिए, कोशिका क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में आप जान जाओगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, तभी तो आगे कोशिका विभाजन सीख पाओगे। इसलिए 11वीं क्लास के अंदर जितना आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, 12वीं क्लास के अंदर आप लोगों को उतना ही कम पढ़ना पड़ेगा। और यदि 11वीं क्लास में आपने मौज मस्ती से निकाल दिया, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो 12वीं क्लास में आप लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रहे कि 10वीं क्लास के अंदर जितने भी परसेंटेज आपके बने हैं, चाहे आपके 60% बने हैं या 90% बने हैं, आप लोग ये निश्चित कर लें कि 11वीं और 12वीं क्लास में उस परसेंटेज का कोई मायने नहीं होता। आप लोगों को ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि 10वीं क्लास में 90% से ज़्यादा और 12वीं क्लास में वो 60 या 70% पर अटक जाता है, और एक 60 और 70% वाला 12वीं क्लास के अंदर 95% ले आता है। तो उसका कारण यही है, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बोला था कि ये एक नई शुरुआत है। आप लोगों को ये एक क्या करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। इसलिए इस शुरुआत को अच्छी तरह से शुरू करना है। हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि उस कार्य को हम बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं, तब क्या होगा कि वो कार्य और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और यदि कोई कार्य हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस कार्य के स्टार्ट में ही हम लापरवाही कर रहे हैं, तब क्या होगा कि आगे चल के वो कार्य है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अब अपने को ऑफलाइन क्लासें बंद है, सभी को पता है, स्कूलें नहीं खुली हुई है, अभी बंद है, तो आपके पास एक यही ऑप्शन बचता है कि इस ऑनलाइन माध्यम से आप लोग पढ़ाई करें। तो आप लोग इन ऑनलाइन क्लासों से ज़्यादा जुड़िए और इन ऑनलाइन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। 11वीं बायोलॉजी की क्लासें अब नियमित रूप से लगती रहेगी, और बाकी क्लासें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब भी नियमित रूप से चालू है ये क्लासें।